नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर चर्चा फिर शुरू। लोक जनशक्ति पार्टी के अरुण भारती ने इसे दूरदर्शी और समावेशी बजट बताया। कहा यह वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का आधार। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में लापता व्यक्तियों से संबंधित जनहित याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। भगवान बुद्ध के पवित्र देवनिमुरी अवशेष एक सप्ताह तक श्रीलंका के कोलंबो में सार्वजनिक प्रदर्शन के बाद आज भारत लाए जा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आज मुलाकात और FIH पुरुष हॉकी प्रो लीग में आज शाम राउरकेला में भारत तथा बेल्जियम का मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर चर्चा फिर शुरू हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 1 फरवरी को संसद में बजट पेश किया था। चर्चा में भाग लेते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के अरुण भारती ने केंद्रीय बजट को देश के विकास का बजट बताया। उन्होंने इसे दूरदर्शी और समावेशी बजट बताते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का आधार बनेगा। इस सदन में जो बजट 2026-27 प्रस्तुत हुआ है वह भारत की आर्थिक सोच, राजनीतिक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी का बजट है। यह केवल विकास का नहीं, इतिहास की मरम्मत का भी बजट है। क्रांतिकारी मोर्चा के इंद्र हांग सुब्बा ने कहा कि बजट में समाज के सभी वर्गों को केंद्र में रखा गया है। उन्होंने कहा कि बजट में उद्योग के लिए किए गए प्रावधान स्वागत योग्य हैं। आम आदमी पार्टी के डॉक्टर राजकुमार छब्बेवाल ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट में देश की जनता के लिए कुछ भी ठोस नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए बजट में वित्तीय आवंटन कम कर दिया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्रीय बजट में कुछ भी ठोस नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर केंद्रित है। श्री गांधी ने आशा जताई कि इंजीनियरिंग और IT क्षेत्र में AI के कारण कई नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ऊर्जा और वित्त को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है तथा सत्ता इसे एक औजार के रूप में उपयोग कर रही है। श्री गांधी ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर डिजिटल व्यापार नियमों पर नियंत्रण खोने का आरोप लगाया। लोकसभा सचिवालय ने अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने की मांग वाले विपक्षी सांसदों के अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में कुछ कमियां पाई हैं। लोकसभा सूत्रों के अनुसार नोटिस में विपक्षी दलों ने पिछले वर्ष फरवरी में हुई 4 घटनाओं का जिक्र किया था और इसके आधार पर नियमों के अनुसार नोटिस को खारिज किया जा सकता था। हालांकि अध्यक्ष ओम बिरला ने सचिवालय को नोटिस में मौजूद कमियों को दूर करने और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार आगे कार्रवाई का निर्देश दिया है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नैतिक आधार पर यह निर्णय लिया है कि जब तक विपक्ष द्वारा उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का निपटारा नहीं हो जाता तब तक वे सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सदन में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा देश के लिए महत्वपूर्ण विषय है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि सदन के नियमों और शर्तों को अनदेखा करना बहुत ही खतरनाक है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में श्री गांधी का ये दायित्व है कि वे सदन की मर्यादा बनाए रखें। स्पीकर बहुत आहत है। स्पीकर साहब के चैम्बर में जाकर के बुरा भला कहा। राहुल गांधी जी कहते हैं कि किसी का परमिशन नहीं चाहिए उसको बोलने के लिए, रूल के बिना बोलेंगे। सदन में बोलने के लिए जब तक चेयर से परमिशन नहीं होता है तो सदस्य नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री भी चेयर के परमिशन से ही बोलेंगे। ये कोई तरीका होता है क्या? देश में घरेलू सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता 144 गीगावाट तक पहुंच गई है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में ये जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि पहले सौर ऊर्जा उत्पादन केवल 6 से 7 गीगावाट होता था। केंद्रीय मंत्री ने इस बारे में और जानकारी दी। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 1 में 10,000 करोड़ से ज्यादा हमने पैसा स्टेट को दिया है और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 में 12,000 करोड़ रुपया हमने स्टेट को दिया है। इसमें उत्तर प्रदेश भी है।
ग्रामीण विकास और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय बजट 2026-27 को ऐतिहासिक और भविष्योन्मुखी बताया। केंद्रीय मंत्री ने गुवाहाटी में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बजट में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र को विकास का इंजन बनाने के लिए रिकॉर्ड वित्तीय आवंटन किया गया है। उत्तर पूर्व परिषद के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है कि कई रेयर मिनरल्स नॉर्थ ईस्ट की समृद्धि को एक नई पहचान देंगे। तो रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण भी किया जाएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश भर में वाटरवेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करने का काम करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में पश्चिम बंगाल के लिए रिकॉर्ड 14,205 करोड़ रुपए का रेल बजट आवंटित किया है। महाराष्ट्र के बारे में बात करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि रेल विकास कार्य व्यापक रूप से चल रहा है और राज्य में वर्तमान में 1,50,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं प्रगति पर हैं। महाराष्ट्र के लिए प्रधानमंत्री जी ने 23,926 करोड़ रुपए का बजट रेलवे का इस वर्ष के लिए आवंटन किया है, जो कि यूपीए सरकार के समय में मात्र 1,100 करोड़ रुपए का बजट मिलता था। और भी महाराष्ट्र में कई स्टेशन के कैपेसिटी को 2 गुना करने का काम अभी चल रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज विधानसभा में अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया। 9,12,696 करोड़ रुपए का ये बजट राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में बजट पेश करते हुए कहा कि बजट में अवसंरचना, महिला सशक्तिकरण, युवा कौशल विकास, किसान कल्याण, गरीबी उन्मूलन और रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। अपने बजट भाषण की शुरुआत सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि सेवा, समर्पण और सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए किसानों, युवाओं, महिलाओं, सड़कों और अवसंरचना विकास के लिए कई पहलें की गई हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने कहा कि सरकार कल्याण और विकास में संतुलन बनाए रखते हुए स्वर्ण आंध्र 2047 की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रही है। पेंशन, विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता, किसानों को सहायता, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और गरीब परिवारों के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर सहित कई योजनाओं को बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है। राज्यसभा में भी केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा फिर शुरू हो गई है। IUML के हारिस बिरन भी चर्चा में भाग ले रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस महीने की 1 तारीख को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया था। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने श्वेत क्रांति के दूसरे चरण के अंतर्गत दुग्ध की खरीद बढ़ाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस पहल का उद्देश्य देश भर में डेयरी सहकारी समितियों की पहुंच को व्यापक बनाना, रोजगार सृजित करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय राजधानी में लापता लोगों के मामलों से संबंधित एक जनहित याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। एक रिपोर्ट। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि दिल्ली में लापता लोगों के मुद्दे पर वर्तमान में मीडिया में 2 विरोधाभासी बातें चल रही हैं। न्यायालय ने कहा कि वह अधिकारियों से जवाब मिलने के बाद तथ्यात्मक स्थिति की जांच करेगा। याचिका पर अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। न्यायालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मामले का स्वतः संज्ञान लेने और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव तथा दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश देने के तुरंत बाद ये आदेश दिए हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने लापता बच्चों के मामले अचानक बढ़ने की खबरों को खारिज कर दिया है। पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। लापता लोगों के मामलों को खारिज करते हुए पुलिस ने कहा कि आधिकारिक आंकड़े 1 दशक से लगभग स्थिर बने हुए हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। आगरा प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रोहित गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते से अमेरिका के बाजार में भारतीय निर्माताओं के लिए कई अवसर खुलेंगे।
यूएस मार्केट हमारे लिए बहुत टफ हो गया था। हमारा जो एक्सपोर्ट टारगेट है वो इस 18% रेसिप्रोकल टैरिफ के साथ अचीव हो सकता है। ईयू के साथ हमारा जो ट्रेड डील हुआ था उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट इस यूएस ट्रेड डील को अचीव करने के लिए हुआ है। ये ट्रेड डील दोनों को बेनिफिट करेगा और इंडियन एक्सपोर्टर्स जो ज्वेलरी इंडस्ट्री जो लेबर इंटेंसिव है उसको बहुत बेनिफिट करेगा। इलेक्ट्रॉनिकी कारोबारियों ने भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते का स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद के उपाध्यक्ष राजेश एम रेवनेकर ने कहा कि ये समझौता इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के लिए व्यापक अवसर सृजित करेगा। उन्होंने कहा कि शुल्क में कमी से कई व्यावसायिक क्षेत्रों को लाभ होगा। ये भारतीय व्यवसायों के लिए बड़ा लाभ साबित होगा। व्यापार शुल्क को घटाकर 18% किए जाने से निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग को व्यापक बाजार पहुंच मिलेगी। साथ ही इससे आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने में भी सकारात्मक गति को बढ़ावा मिलेगा। भगवान बुद्ध के पवित्र देवनीमुरी अवशेषों को आज श्रीलंका से वापस भारत लाया जा रहा है। अवशेषों को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में गंगा रामया मंदिर में एक सप्ताह तक सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया। एक रिपोर्ट। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि श्रीलंका के मंत्रियों और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त की उपस्थिति में बंदरानाइके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर औपचारिक प्रस्थान समारोह संपन्न हुआ। पवित्र अवशेषों को उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा वापस लाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चोवनामिन वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं के साथ प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अप्रैल में श्रीलंका की यात्रा के दौरान देवनीमुरी अवशेषों के प्रदर्शन की घोषणा की थी। मंत्रालय ने बताया कि 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अवशेषों के दर्शन किए। श्रीलंका के प्रधानमंत्री, मंत्रियों, संसद सदस्यों, पूर्व राष्ट्रपतियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भी अवशेषों के दर्शन किए। मंत्रालय ने बताया कि पवित्र पिपरवा का अनावरण और समकालीन भारत के पवित्र अवशेष और सांस्कृतिक जुड़ाव शीर्षक से 2 विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू आज वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर कड़ा रुख अपनाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। श्री ट्रंप के सत्ता में लौटने के 1 साल बाद अमेरिका में उनकी 6ठी मुलाकात होगी। बांग्लादेश में कल होने वाले राष्ट्रीय संसदीय चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने देश भर में मतदान केंद्रों पर मतपेटियों और अन्य चुनाव सामग्री का वितरण शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान के बीच देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने कहा है कि कल होने वाले राष्ट्रीय चुनाव और जनमत संग्रहण से पहले देश भर के मतदान केंद्रों पर बैलेट बॉक्स और अन्य मतदान सामग्री पहुंचाई जा रही है। मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू होगा और बिना किसी विराम के शाम 4:30 बजे तक चलेगा। 299 निर्वाचन क्षेत्रों में 42,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। संसदीय चुनाव के साथ साथ मतदाता प्रस्तावित जुलाई चार्टर के तहत महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधारों पर जनमत संग्रहण में भी भाग लेंगे। देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सेना के सहयोग से करीब 9,58,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। 90% से अधिक मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा सक्रिय है। मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नासिरुद्दीन आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगे। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 17 फरवरी से 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर भारत आएंगे। वे 19 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले AI इम्पैक्ट समिट में भाग लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। FIH पुरुष हॉकी प्रो लीग में आज भारत तथा बेल्जियम का मुकाबला होगा। ये मैच राउरकेला में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में कल भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर चर्चा फिर शुरू। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में लापता व्यक्तियों से संबंधित जनहित याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आज मुलाकात और FIH पुरुष हॉकी प्रो लीग में आज शाम राउरकेला में भारत तथा बेल्जियम का मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।